इस्माइल हानिया साहब जो हमास के सियासी लीडर थे, जिनको तेहरान के अंदर कत्ल किया गया, उन्हें दफना दिया गया है कतर में। और बहुत डिग्निटरीज भी आए हुए थे वहां पे। इजरायली ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर दिया है एर्दोआन साहब पे। इस्तांबुल के मेयर भी हैं, भी बड़ी सक्सेसेस भी हुई हैं CHP को उनकी वजह से, और मंसूर यवाश जो अंकारा के मेयर हैं उनकी वजह से। अब वो दिफा में आ गए हैं एर्दोआन साहब के। एक बात है टर्क्स की कि अंदर से एक दूसरे को कत्ल भी कर देंगे, मगर बाहर से एक दूसरे का दिफा ऐसे करेंगे। नेतन्याहू साहब पूरी दुनिया में बहुत आइसोलेट हो चुके हैं, उसके बावजूद उनकी कोशिशें जारी हैं। मगर क्या एर्दोआन साहब कोई भेज सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? मेरे ख्याल से ये मुमकिन नहीं। इस्माइल हानिया को लेके पूरी मुस्लिम उम्मा में गुस्सा और रंजिश। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इस्माइल हानिया साहब जो हमास के सियासी लीडर थे, जिनको तेहरान के अंदर कत्ल किया गया। किसने कत्ल किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं ली, मगर हमें सबको पता है, हम ये बात पहले भी कर चुके हैं। और अब उन्हें दफना दिया गया है कतर में, और बहुत डिग्निटरीज भी आए हुए थे वहां पे। स्पेसिफिकली टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान, और तुर्की के अंदर एक डे ऑफ मोर्निंग भी बनाया गया है हमास इस्माइल हानिया के कत्ल को लेकर। और एक जंग सी सूरत हाल, कम से कम जबानी जंग सी सूरत हाल पैदा हो रही है तुर्की और इजराइल के दरमियान। इनफैक्ट सिचुएशन अब इतनी सीरियस हो गई है कि इजरायली ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर दिया है एर्दोआन साहब पे। मगर इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज या दिलचस्प चीज ये है कि एर्दोआन के दिफा में उनके जो मुखालिफ हैं तुर्की में, इमामोलू साहब फॉर एग्जाम्पल, जो इस्तांबुल के मेयर भी हैं, भी बड़ी सक्सेसेस भी हुई हैं CHP को उनकी वजह से, और मंसूर यवाश जो अंकारा के मेयर हैं उनकी वजह से। अब वो दिफा में आ गए हैं एर्दोआन साहब के। इस तरह ये मुलाहिजा कीजिए, ये ट्विटर पे ये कहानी चल रही है। इजराइल कार्ड्स जो हैं, ये हैं इजरायली फॉरेन मिनिस्टर, और ये ट्वीट कर रहे हैं तस्वीर के साथ, आप देख सकते हैं एर्दोआन साहब की, कि RTE Erdogan is turning Turkey into a dictatorship just because of his support for the murderers and rapists of Hamas, against the stance of the entire free world. He is blocking Instagram with 57 million users in Turkey, cutting off sports broadcasts because an Israeli athlete defeated a Turkish athlete, threatening to invade a democratic country with which Turkey has no military conflict, and cutting trade relations, harming Turkish exports to the tune of $6 billion a year. Erdogan is taking a Turkish state with scientific, cultural, technological and economic capabilities and destroying it, eroding the legacy of Ataturk, who built a progressive and prosperous Turkey. Let's hope for better days. और इसके अंदर वो टैग करते हैं नीचे एक्रेम इमामोलू साहब को। अच्छा, उसके जवाब के अंदर एक्रेम इमामोलू साहब ने टर्किश और अंग्रेजी दोनों अपने चैनल्स के ऊपर, एक्स के ऊपर, ये ट्वीट किया। आई एम रिटर्निंग योर स्टेटमेंट इजराइल कार्ड्स which insults the flag of the Republic of Turkey and the president as it is. We have no need to receive lessons on democracy and law from those responsible for the suffering and deaths of countless innocents, including children. Yes, a brighter future is indeed possible when Palestine is free. Ekrem Imamoglu, the darling of America और ग्रीस और पता नहीं कौन कौन उनके ऊपर आके खड़ा हुआ था। मगर एक बात है टर्क्स की कि अंदर से एक दूसरे को कत्ल भी कर देंगे, मगर बाहर से एक दूसरे का दिफा ऐसे करेंगे कि अपना अंदर से उनके अंदर कोई डिवीजन नहीं है। अगर आप कंपेयर करें इसको, इस ट्रेड को और ममालिक से, पाकिस्तान से फॉर एग्जाम्पल, तो हम तो अंदर से भी काटते हैं, बाहर से भी काटते हैं। तुर्की के अंदर ये है कि ये अंदर से जरूर एक दूसरे को काटते हैं, सर कलम करते हैं, मगर बाहर से ये एक है बज़ाहिर तौर पे। तो ये एक अच्छी बात है। खैर एनीवेज इनकी यकजहती की और अकरम इमामोलू साहब का स्टेटमेंट इस वक्त पे, ऐसे वक्त पे
जब इतनी फाशियत बर्बरियत इजराइल की जारी है, कोई अकाउंटेबिलिटी सामने नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा कि किस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट एंड होगा, कहाँ जाके खत्म होगा। अमरीकी बिल्कुल ही मिजरेबल, क्लूलेस, बिल्कुल यानी बेचारे, और इतनी बड़ी ताकत, सुपर पावर दुनिया की, वो बेबस अगर खड़ी है, उनका अगर लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड आप कह लें, बिल्कुल ही खोया हुआ बाइडेन, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने टेक ओवर कर लिया एक तरीके से उस मुल्क के अंदर भी। डेमोक्रेसी सिर्फ नाम पे है, और अगर डेमोक्रेसी है भी, अगर आप कहते हैं चलिए डेमोक्रेसी है, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है? उनकी जो सपोर्ट है इजराइल के लिए, जो बर्बरियत अभी तक जारी है इजराइल की, हर दिन दर्जनों के हिसाब से औरतें और बच्चे मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं। जो सर्वाइव कर रहे हैं उनके हालात हमने देख लिए हैं। कैंप्स को, रेफ्यूजी कैंप्स को, जो दस्तबरदार नकल मकानी किए हुए जिन लोगों ने, उनके साथ क्या हो रहा है। जर्नलिस्ट को अल जजीरा के मारे जा रहा है। अच्छा, अब ये खबर गर्दिश के अंदर है कि किस तरीके से इस्माइल हानिया साहब को टारगेट किया गया, मारा गया, और उसके रिस्पांस में एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई थी। इसके ऊपर मैंने आपसे तबसरा किया क्या हुआ। एटलीस्ट जो न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि जी एक बॉम्ब स्मगल हुआ था। अब इरानियन रिस्पांस इसके ऊपर आना शुरू हो गया है, और इरानियन ऑफिशियल चैनल्स ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई वजाहत नहीं है, मगर उसके साथ साथ ये रिपोर्ट्स भी आगे आ रही हैं कि बहुत सीनियर इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑफिशियल्स, अब ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है मगर ये रिपोर्ट्स हैं, कुछ वेरीफाइड हैं कुछ नहीं है, कि एक पर्ज, एक पर्ज सी शुरू हो गई है अंदर के, यार ये हुआ क्या, कैसे हुआ, कौन लेके आया ये, यानी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है ईरान के अंदर। इतना बड़ा लैप्स कोई भी अपना मुल्क अपने मुंह पे तमाचा नहीं बर्दाश्त कर सकता, मगर ईरान का एक्सपीरियंस रहा है। इजराइल ने पहली बार ऐसा वार नहीं किया, पहले भी इजराइल वार कर चुका है। अच्छा, बड़ी और डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी कि जी एक बम अंदर स्मगल किया गया 2 महीने पहले इस गेस्ट हाउस के अंदर जहां पे इस्माइल हानिया साहब ने आके रहना था। उसके बाद ये रिपोर्ट आ रही हैं कि जी पहले जो रिपोर्ट आई थी कि ये मिसाइल अटैक था ये। अब एक नई खबर आई है कि जी AGTM 3-4 गलियां छोड़ के मारा गया, और वो जाके शूट एंड लीव वाला हिसाब है, वो खुद ही ट्रैक करता है, और वहां पे जाके वो गया और वो जिसने मारा था वो निकल गया है। तो अब इसके अंदर क्या वजाहत है, क्या नहीं है, क्या हकीकत है, क्या अफसाने हैं, ये बातें तो चलती रहेंगी। मगर एक बात तय है कि बहुत बड़ा एक धचका पड़ा है पूरे रीजन को, और जो ये सिपा सालार बनते फिरते हैं, जॉर्डेनियन किंग हो गया, या आपके MBS हो गए, या MBZ हो गए, ये सब बातें ही बातें हैं। हकीकतन एक तरीके से कॉलोनाइजेशन, सुप्रेमेसी, सप्रेशन, ये सब चीजें जारी हैं और रहेंगी। अब एर्दोगान साहब ने भी एक स्टांस लिया है, और एक टर्किश सपोर्ट भी आ रही है। एर्दोगान साहब ने क्या कहा था हम किसी वक्त भी आ सकते हैं अंदर। तो अब इतना बड़ा एक स्टेटमेंट देना, और ऊपर से वॉर वर्ड्स एक अगर शुरू हो गई है। एक खुसूसी रिपोर्ट आप कह रहे हैं, haaretz.com जो इजरायली अखबार है, उसके अंदर भी ये शायद गर्दिश कर रही है, और अपना जरायों के ऊपर भी आ रही है ये चीज कि एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। IDF, शिन बेत जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, मोसाद जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन सबके हेड्स ने मिलकर नेतन्याहू साहब से मुलाकात की। उनसे कहा कि अगर अभी डील ये नहीं हुई तो फिर आप भूल जाएं सब चीजों को। तो नेतन्याहू साहब ने कहा कि तुम मुझे प्रेशर मत करो, तुम याया सिनवार को जाके ये प्रेशर करो, और तुम लोग कमजोर हो, अकॉर्डिंग टू ये स्टेटमेंट जो अंदर से आ रहे हैं। तो नेतन्याहू साहब का कोई इरादा नहीं लगता कि वो सीज फायर या कोई डील करने के लिए या तैयार हैं। वो चाहेंगे जितनी देर तक इस चीज को डिले या घसीटा जा सके। अब तो ये भी बातें कही जा रही हैं इजरायली प्रेस के अंदर की जी, जो कैदी हैं, हॉस्टेजेस हैं, जिन्हें हमास ने यरगमाल रखा हुआ है 100 के करीब, जो अभी भी रहते हैं कब्जे में, यानी उनके हमास के, वो कैदी नहीं अब शहीद हैं। अब हमें हमास को किसी भी तरीके से खत्म करना होगा। मगर ये बातें ही बातें हैं। आप प्रोपेगेंडा जितना भी कर लें, आप एक मूवमेंट को, और इस मूवमेंट को यानी 3 या 3.5 मिलियन अगर फलस्तीनी वेस्ट बैंक के अंदर है, मशरक़ वस्ता का ये अगर इस खत्ते के अंदर 3 मिलियन 3.5 मिलियन उधर है,
2 मिलियन इधर हैं, तो 5.5 मिलियन लोगों को आप इस तरीके से गायब नहीं कर सकते, उनकी हकीकत को आप जद नहीं कर सकते। और ये डिबेट अब छिड़ा हुआ है अमेरिका के अंदर भी, वहाँ पे कमाला हैरिस और उनकी ऑप्शंस और रनिंग मेट चॉइसेस के अंदर एक हैं शपीरो साहब करके, और वो यहूदी हैं, ज़ायनिस्ट भी हैं। उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, उन्होंने जब हाई स्कूल में थे या यूनिवर्सिटी में थे कोई लेटर लिखे, वो अब रिसर्फिस कर रहे हैं। तो खैर एनीवेज, कोई अगर ट्रम्प साहब जीतते हैं तो कुशनर साहब, उनका एक रुझान उस तरफ, अगर कमाला हैरिस जीतती हैं तो इनकी तो एस्टैब्लिशमेंट तो वैसे ही जाती है कि जी फलस्तीन का इशू है सच कोई ना हो। मगर नेतन्याहू साहब पूरी दुनिया में बहुत आइसोलेट हो चुके हैं, उसके बावजूद उनकी कोशिशें जारी हैं। मगर क्या एर्दोआन साहब कोई भेज सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? मेरे ख्याल से ये मुमकिन नहीं है। फिलहाल टर्की की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत नासाज है, मगर एटलीस्ट कोई स्टेटमेंट तो दिया। और ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर जान है, तगड़ा मुल्क है ये तुर्की, और अपना एर्दोआन साहब भी तगड़े हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान के अंदर जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं एफओ और ये सब कुछ, टूथलेस, नोबडी गिव्स अ रैट्स बिहाइंड बेसिकली, कि क्या हो रहा है पाकिस्तान का, इसके ऊपर क्या मौकफ है। यहाँ तक कि पाकिस्तान यानी मुस्लिम दुनिया के अंदर सबसे बड़ी फौज है मेरे ख्याल से, या सेकंड बिगेस्ट फौज है इंडोनेशिया के बाद शायद, और उसके बावजूद हमारा स्टैंड क्या है? वेटिंग होती है जी जीएचक्यू के ऊपर कि क्या स्टेटमेंट देने क्या नहीं देने। खैर वो अलग इशू है, उसके ऊपर अलग अलग बातें होती रहती हैं और हम अलग बातें करते भी रहेंगे। मगर ऑब्वियसली ये इस्माइल हानिया साहब का कत्ल जो हुआ है, इसके बाद जो रेपरकशंस हैं उनमें कोई रुकावट नहीं आई। इनफैक्ट ये अभी वेस्ट बैंक से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल ने तुलकरम के अंदर इजरायली फोर्सेस ने रेड एक मारी है और तकरीबन 5 लोग जाँ बहक कर दिए हैं, वहाँ पे फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। और इसके अलावा रेडें पड़ी हैं जनीन, बेथलेहम, नबलूस और जेरूसलम। मैं जनीन भी गया हुआ हूँ, बेथलेहम भी गया हुआ हूँ और जेरूसलम भी गया हूँ। नबलूस मेरा जाना इत्तेफाक नहीं पड़ा, मगर ये बहुत क्लोजली नेट एरियाज हैं। अब इसके अंदर कब्जा हुआ है कुछ एरियाज के अंदर सेटलर्स का, पॉक्स की तरह। और एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए आपको रोड, स्पेशल परमिट्स और इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब अपना गाजा के अंदर भी तशद्दुद जारी है, 5 लोग मारे गए हैं खान यूनिस के अंदर। और इजराइल के ज़राए कह रहे हैं कि जी हमारी प्रोग्रेस रफा जो है, जो आखिरी ऑनक्लेव बचा हुआ है, इसलिए क्योंकि फ़लस्तीनी बहुत जो रेजिस्टेंस जो है वो हमें वो बहुत सख्त दे रहे हैं तो खैर एनीवेज, और उसके साथ साथ इजरायली जो आर्मी या मिलिट्री है उसने ये भी कहा है कि हमने हमास के मिसाइल लॉन्च साइट्स गाजा के अंदर तबाह किए हैं। अभी तक 10 महीने गुजर गए हैं और ये लॉन्च साइट्स ही खत्म नहीं होके दे रहे। खैर एनीवेज, कहाँ ये चीज जाएगी? इजराइल के अंदर बहुत एंजाइटी है, बहुत, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईरान अटैक करेगा, तो लोग स्टॉकअप कर रहे हैं बेसिकली। आप अंदाजा लगाएं, शहरों के अंदर लोग जो इजरायली हैं वो स्टॉकअप कर रहे हैं, पानी, खाना, कैंड फूड, जो भी, कि अगर ईरान का कोई बराज आया तो फिर तो बंकर में ही जाना पड़ेगा उन्हें। तो अब नेतन्याहू साहब ने एक बड़ी मुश्किल पोजीशन में फंसा दिया है इजरायलियों को भी, शायद अमरीकियों को भी और पूरे खित्ते को। और ये जो सुन्नी गल्फ अरब कंट्रीज, स्टेट्स जिनके ऊपर काउंट करते थे, कर रहे थे, अब उन सबको थल्ले लग गए हैं, वो लाइन पे लग गए हैं कि जंग होने वाली है और जंग आ रही है। और टर्की के अंदर भी ये बड़ा एहसास है कि जंग आ रही है, और इसीलिए टर्की के अंदर एक नफरत की लहर भी फैली हुई है इजरायलियों के खिलाफ, तो फैली हुई है ही, मगर अरबियों और ईरानियों के खिलाफ भी, और स्पेशली ये हानिया साहब के कत्ल के बाद और नफरत फैल गई है तुर्की के अंदर भी ईरानियों के खिलाफ, कि ईरान हमेशा डबल गेम खेलता है, ये टर्क्स कहते हैं। और क्योंकि तासुर है, एक्सपीरियंस भी है ऑफ कोर्स टर्की का ईरान के साथ, तो इसलिए टर्की क्या मौक़िफ़ लेता है, क्या प्रेपरेशंस वो कर रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन उसकी भी सही नहीं है। ये सब बातें इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद और अहम हो गई हैं तेहरान में। आपके साथ ऑब्वियसली और अपडेट्स लेता आता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।